चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं फंगी किंगडम। जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था प्रोटिस्टा किंगडम में कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसकी अनडिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं। प्रोटिस्टा में ही कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो सेप्रोट्रोफिक होते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। उनको हम बोलते हैं फंगी लाइक प्रोटिस्टा। और ये जो फंगी लाइक प्रोटिस्टा हैं, यही आगे चल के क्या बनाते हैं, फंगी किंगडम को। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फंगी किंगडम के, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसी दिखती हैं फंगी और वो रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है और क्या क्या क्लास हैं, क्या ग्रुप हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, वही डिटेल हमें डिस्कस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंगी से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो जनरली मिलते ही हैं। तो ये टॉपिक बस ध्यान से सुनना है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंगी लाइक प्रोटिस्टा, तो क्या थे, स्लाइम मोल्ड। और ये तो भाई स्लाइम मोल्ड्स तो यूनिसेलुलर थे। इन्हीं से आगे चल के इवोल्यूशन होके मल्टी सेलुलरिटी आके क्या बना है, फंगी किंगडम। अगर हम फंगी किंगडम की बात करें तो फंगी कैसी होती है, तो फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेन तो क्या है, ये सेप्रोट्रोफिक होती है। एक तो ये ध्यान देना है कैसी होती है, सेप्रोट्रोफिक, मतलब डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेती हैं। अपने एंजाइम या जूस स्प्रे करके डेड डिकेइंग मटेरियल को ब्रेक डाउन करके फिर उस सिंपल को एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह का मोड क्या है, सेप्रोट्रोफिक। इसके अलावा जितनी भी फंगी है, जरूरी नहीं है कि सभी की सभी फंगी जो है सेप्रोट्रोफिक है। ऑफ कोर्स वो हेट्रोट्रोफिक भी होती हैं, ध्यान देना। हेट्रोट्रोफिक जो है, तो आप कहोगे हेट्रोट्रोफिक तो एनिमल भी है, तो ध्यान रहे हेट्रोट्रोफिक के अंदर हम सेप्रोट्रोफिक भी रख सकते हैं। दूसरों से खाना लेने का तरीका जो है सेप्रोट्रोफिक भी हो सकता है। भाई हेट्रोट्रोफिक है क्या, अगर हम मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो ही है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। जो अपने आप खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रोफिक है, जो दूसरों से खाना लेते हैं वो हेट्रोट्रोफिक। तो ऑफ कोर्स फंगी कुछ ऐसी हैं जो हेट्रोट्रोफिक होती हैं। अब हेट्रोट्रोफिक में मेजोरिटी तो फंगी की क्या मिलेगी, सेप्रोट्रोफिक टाइप की होंगी। लेकिन कुछ फंगी ऐसी भी हैं जो बीमारियां करती हैं, जैसे प्लांटों में या एनिमल पे, या जैसे हमें स्किन डिजीज हो जाते हैं फंगी से, तो वो तो सेप्रोट्रोफिक नहीं हो सकती। तो वो कैसी हो सकती है, पैरासाइटिक हो सकती है। इवन कुछ फंगी ऐसी भी होती हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहे हैं लेकिन बदले में उनकी मदद भी कर रहे हैं, यानी कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे लाइकन में कि एल्गी और फंगी दोनों मिलके एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, तो वो भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑफ कोर्स है तो हेट्रोट्रोफिक मोड, लेकिन इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, कि जहां पे भी स्टेटमेंट में ओनली मिले, तो बेटा थोड़ा रुको, बायोलॉजी में ओनली इतना आसान नहीं है, क्योंकि और भी चीजें हो सकती है। हम कह दें कि जो फंगी जो है सेप्रोट्रोफिक होती है ओनली, गलत है। कुछ फंगी ऐसी है, हाँ मेजोरिटी जो है सेप्रोट्रोफिक होंगी। हाँ, फंगी हेट्रोट्रोफिक भी मिलती हैं, हेट्रोट्रोफिक में सेप्रोट्रोफिक भी आ जाता है। ऑफ कोर्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन से भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है इनका, या फिर पैरासाइटिक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंगी की कि वो कैसी होती है, तो जनरली हम कहेंगे मल्टी सेलुलर होती हैं। कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यीस्ट की। यीस्ट फंगस जो होती है वो तो यूनिसेलुलर है। और ये आपका नीट में क्वेश्चन भी आया है। अब नीट में एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया है कि सभी की सभी फंगी मल्टी सेलर है। नहीं, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि
कुछ फंगी यूनिसेलुलर भी हैं। फिर आप कहोगे यूनिसेलुलर और सेप्रोफाइटिक फंगी, वो तो स्लाइम मोल्ड होना चाहिए, क्यों नहीं रखा हमने उनको प्रोटिस्टा में? तो यहाँ पे कुछ फंगी में कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था? जैसे अगर हम यीस्ट की बात करें, तो यीस्ट फंगी जो है, जैसे ही यीस्ट के स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ऐसे धागे जैसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान रहे, यीस्ट फंगी जो है, उसका स्पोर जब जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेशन के दौरान फिलामेंटस स्टेज शो करता है। और ये कौन सी स्टेज है? जुवेनाइल स्टेज है उसकी। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट स्टेज में आता है, हमारी आरबीसी की तरह यूनिसेलुलर हो जाता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि फिलामेंटस मल्टीसेलुलर है, बस ये है कि फिलामेंटस मल्टीसेलरिटी जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन जुवेनाइल स्टेज के बाद जैसे ही अडल्ट स्टेज में मैच्योर होती हैं, तो मैच्योरेशन के दौरान वो ऐसे हमारी आरबीसी की तरह यूनिसेलुलर दिखती हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहा कि यीस्ट को कहाँ रखें। ये दिखने में फंगी की तरह फिलामेंटस भी है, लेकिन जुवेनाइल स्टेज पे, लेकिन मैच्योर होने पे ये तो बिल्कुल एक सेल की तरह है, यूनिसेलुलर है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक सही डिसीजन लिया कि इसको हम फंगी किंगडम में रख के पढ़ सकते हैं। स्लाइम मोल्ड में ये फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि स्लाइम मोल्ड से कहीं ज्यादा एडवांस इनमें स्टेज मिलती है, फिलामेंटस स्टेज, जो इनकी जुवेनाइल स्टेज में देखी जाती है। तो यही कारण था कि यीस्ट को इन सब सिचुएशन की वजह से कहाँ रख दिया गया? फंगी किंगडम में रख दिया गया। और आज हम कह सकते हैं कि कुछ फंगी जो है यूनिसेलुलर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो है फंगी की मल्टी सेलुलर है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सभी की सभी ऑल फंगी आर मल्टी सेलुलर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इन बारीकियों पे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो फंगी है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फंगी जो है, एक तो उनके न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना कि भाई न्यूट्रिशन एक अकेला हमें ये नहीं कहना कि बस सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमें ध्यान रखना है कि ऑफ कोर्स फंगी हेटरोट्रोफिक कैटेगरी में भी आती हैं, और इसमें पैरासाइटिक भी रखा जा सकता है, सिम्बायोटिक सिचुएशन भी रखी जा सकती है, और इवन सेप्रोट्रोफिक को भी रखा जा सकता है। तो इन इस तरह की भी फंगी जो है पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि फंगी जो है मल्टी सेलरिटी के अलावा यूनिसेलर भी पाई जाती हैं। और यूनिसेलर का हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यीस्ट। ध्यान रहे, यीस्ट को हम क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसीज सर्वेसी। इसकी जीनस कौन सी है? सैक्रोमाइसीज। क्योंकि ज्यादातर ये गन्ने के जूस पे, अब सैक्रो वर्ड होता है शुगर से जुड़ा हुआ, तो वहीं से जो है इसका नाम पड़ा है। और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यीस्ट फंगी जो है वही क्या है? सैक्रोमाइसीज सर्वेसी। तो वो कैसी होती है? वो यूनिसेलर है, और वो कहीं ना कहीं फंगी किंगडम में एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है कि पूरा का पूरा फंगी किंगडम मल्टी सेलर नहीं है, कुछ इसमें यूनिसेलर फंगी भी रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फंगी है, कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो एडिबल होती हैं, खाने लायक होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मशरूम के बारे में जानते हैं, और मशरूम को क्या बोलते हैं? अगेरिकस। जीनस क्या है? अगेरिकस। बेटा कई बार जो साइंटिफिक नेम हम बहुत ज्यादा ही नहीं याद रखते, केवल जीनस का नाम भी काफी नजदीक पहुंचा देता है, वहां तक भी याद रख लें काफी होता है। तो यहाँ पे मशरूम जो है, एक तो ये एडिबल है। इसके अलावा एडिबल फंगी में ट्रफल्स, ट्रफल्स को बोलते हैं ट्यूबर, ये भी एडिबल है। इसके अलावा मोरल्स, जिसको बोलते हैं मोरचेला, ये फंगी भी एडिबल है। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे।
मोरल्स, ट्रफल्स, ट्रफल्स को ट्यूबर बोलते हैं, मोरल्स को मोर्चेला बोलते हैं, और मशरूम तो आपने सुना ही है काफी ज्यादा, अगेरिकस, ये भी एडिबल है। लेकिन एनसीईआरटी ने इन्हीं एडिबल फंगी के साथ साथ स्टेटमेंट में एक एग्जाम्पल और पुट कर दिया, जैसे उन्होंने कहा कि ये एडिबल है, ये एडिबल, और जैसे कि टोड स्टूल। ध्यान रहे, वो स्टेटमेंट में कई बार बच्चे कंफ्यूजन मिलता है बच्चों का, वो सोचते हैं कि टोड स्टूल भी एडिबल है। नो, उन्होंने ये कहा कि कुछ फंगी तो इस तरह से एडिबल है, खाने लायक है, लेकिन कुछ फंगी टॉक्सिक भी होती हैं जो खाने लायक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टॉक्सिक या नॉन एडिबल फंगी कौन सी है? टोड स्टूल। ये एनसीईआरटी में मिलेगा एग्जाम्पल, लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं है वहां पे लैंग्वेज में, और बच्चे उसका गलत इंटरप्रीट करते हैं। तो टोड स्टूल की जीनस क्या है? एमेनिटा। कई बार जरूरी नहीं है टोड स्टूल दें, एमेनिटा जीनस दे देते हैं साइंटिफिक नेम की, एमेनिटा। बाद में कोई स्पीसीज भी हो तो पहचान लेना, यस ये टोड स्टूल है। और ये कैसी फंगी है? ये जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। एक राजा ने अपनी रानी को मारने के लिए इसका यूज किया था। एक कप में इसको जो इसका घोल बना के पिलाया था रानी को, तो डेथ कप के नाम से भी जाना जाता है इसको, टोड स्टूल को, एमेनिटा। तो ये बहुत जहरीली फंगी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने डिस्कस किया कि जो फंगी है, देखो न्यूट्रिशन में जरूरी नहीं है कि वो सेप्रोट्रोफिक हो, वो हेट्रोट्रोफिक भी हो सकती हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकती हैं, वो पैरासाइटिक भी हो सकती हैं, डिजीज काज करने वाली फंगी। और इसी तरह से जरूरी नहीं कि वो सारी मल्टी सेलर हो, उनमें यूनिसेलर भी हो सकती हैं। और जरूरी नहीं कि सभी की सभी फंगी एडिबल हो, कुछ एडिबल होती हैं तो कुछ बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन किया है। तो ये तो था भाई फंगी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में कुछ इसके नाम से जुड़े हुए पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम फंगी है, फंगी में फंगी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? फंगी के लिए वर्ड यूज करते हैं माइको। देखो माइको वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फंगी। तो फंगी की स्टडी को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। अब इसी का जो हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, यानी कि माइको का मतलब होता है फंगी, और राइजा का मतलब क्या होता है? रूट, हायर प्लांट की रूट। कि फंगी और हायर प्लांट की रूट भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, उसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा एसोसिएशन। तो इन टर्म्स पे ध्यान देना है। फंगी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रीफिक्स में अक्सर यूज किया जाता है माइको। लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं माइस्टीज से, कि भाई माइस्टीज भी फंगी के लिए यूज होता है। नो, माइस्टीज का मतलब होता है फिलामेंटस। अब फिलामेंटस मतलब ऐसे थ्रेड लाइक, धागे जैसा। हाँ, ये हम मानते हैं कि फंगी ऑलमोस्ट सभी फिलामेंटस है, इसलिए जगह जगह हमें माइस्टीज वर्ड वहां पे मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि माइस्टीज फिक्स है फंगी के लिए। हाँ, फंगी के लिए माइको फिक्स है। तो फिर ये माइस्टीज का आप बच्चों को कंफ्यूजन क्या मिल सकता है? जैसे हमने इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पे कंफ्यूजन मिल सकता है एक्टिनोमाइस्टीज। अब किसी एक्टिनोमाइस्टीज आपको एक क्वेश्चन मिले कि एक्टिनोमाइस्टीज क्या है? बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, या फिर जो है आर्किया बैक्टीरिया है, ऐसे करके चार ऑप्शन दे दें। तो बच्चे तो माइस्टीज देखते ही वो जरूर फंगी पे टिक लगा देते हैं। वो जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मैंने पहले ही बताया था कि माइस्टीज फिलामेंटस वर्ड के लिए यूज होता है। हम मानते हैं फंगी सारी ही फिलामेंटस है, लेकिन एक्टिनोमाइस्टीज एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, पूरा बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का, जिससे ज्यादातर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं इसी ग्रुप से। हाँ, क्यों नाम रखा है इसको एक्टिनोमाइस्टीज? क्योंकि ये
फिलामेंटस टाइप के बैक्टीरिया हैं। ये भी ऐसे ही फिलामेंटस टाइप के दिखते हैं, इसीलिए इनके ग्रुप का नाम रखा गया है एक्टिनोमाइसीट, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसीज या और भी बहुत सारी जीनस पाई जाती हैं बैक्टीरिया की, जिनसे एंटीबायोटिक आइसोलेट होती हैं। तो ये कुछ बातें थी इंट्रोडक्शन में जो हमें ध्यान देनी है कि फंगी के लिए माइस्टीज नहीं, फंगी के लिए माइको वर्ड यूज किया जाता है, और आगे चल के अब हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो था भाई इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि फंगी कैसी दिखती है, कैसी मॉर्फोलॉजी है उसकी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर हम चलें, फंगी जो है वो ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनी होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंगी में क्या कहलाते हैं? हाइफे। ये सारे क्या हैं? हाइफे हैं, और एक को बोलते हैं हाइफा। अब ये हाइफे आगे चल के ऐसे पूरा नेटवर्क सा बना ले, पूरा गुच्छा सा बन जाता है। देखो बैक्टीरिया तो अक्सर क्या करते हैं, बैक्टीरिया तो ऐसे कॉलोनी बना लेते हैं, बैक्टीरिया की तो एक कॉलोनी सी बन जाती है, एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फंगी जो है ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, पूरा एक नेटवर्क सा, किनका? हाइफों का। और यही ग्रुप फंगी का जो हाइफो से बना है, इसको बोलते हैं माइसीलियम। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है हाइफे क्या है और माइसीलियम क्या है। हाइफे तो ये एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, वो हाइफा है, और बहुत सारे हैं ये तो हाइफे। और यही हाइफे मिलके एक साथ एक ग्रुपिंग करते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? माइसीलियम। ऑफ कोर्स इसी माइसीलियम में अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे वहां पे हमने देखा था स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम बन जाता है, और प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में उसके सरफेस से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, वैसे ही यहाँ पे भी जो है फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। माइसीलियम पे क्या बन जाती है? फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है भाई। और क्या है भाई? और हमें ध्यान देना है कि जब हम कोई भी, मान लो ब्रेड है, ब्रेड को हमने ऐसे ही कहीं पे डाल दिया, उस पे आके फंगस के स्पोर गिरेंगे और उनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी, और उस सूटेबल कंडीशन पे वो जर्मिनेट करके वहां पे क्या बना लेंगे? माइसीलियम बना लेंगे। अब सूटेबल कंडीशन क्या होती है? एक तो भाई ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, ऑफ कोर्स ब्रेड तो फूड है। दूसरा, एक तो वार्म कंडीशन होनी चाहिए। सूटेबल कंडीशन क्या है? थोड़ा सा गर्म एरिया होना चाहिए, ठंडा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है फ्रीज में तो फंगी नहीं लगेगी। तो एक तो वार्म कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी डार्क होनी चाहिए, और तीसरी मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए। वार्म, डार्क और मॉइस्ट। नमी भी होनी चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। देखो कई चीजों को हम सड़ने से बचाते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह हैं उनको आजकल कट करके और उनको ड्राई किया जाता है, सेड ड्राई करके, और फिर उनको फ्रीजर वगैरह में रख के सेफ रखते हैं, फंगी लगेगी ही नहीं। ये तीन सूटेबल कंडीशन उनको चाहिए कि थोड़ा सा वार्म एयर, वार्म कंडीशन हो, डार्क हो यानी कि धूप ना लगे, और एक मॉइस्ट कंडीशन। इन तीनों सूटेबल कंडीशन में मिलके फंगी बड़ी आराम से उसके स्पोर जर्मिनेट करते हैं और वो माइसीलियम बना लेते हैं। अब जो माइसीलियम बनती है, मान लो आपने ब्रेड पे माइसीलियम नजर आई है, तो आप क्या कर सकते हो? स्लाइड पे, जैसे स्कूल में हल्के से जो है सिंपल प्रैक्टिकल कर सकते हैं, स्लाइड पे रखो, थोड़ा सा स्टेन करके माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखने पे हमें ये हाइफा कैसा नजर आएगा? ये धागे जैसा। तो हाइफे हमें दो तरह के नजर आएंगे। पूरी दुनिया में जितने भी फंगस आप देखोगे, उनमें दो तरह के हाइफे नजर आ सकते हैं। एक हाइफे तो ऐसे होंगे जिनमें ऐसे बीच में दीवार सी बनी होंगी, सेप्टे बोलते हैं इनको। और इनके यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आएंगे। तो ये तो कैसे हाइफे कहलाएंगे? सेप्टे वाले हाइफे, सेप्टेट हाइफे। और कुछ ऐसे भी हाइफे होंगे
जिनमें ये सेप्टे ही नहीं होंगे, बस हाँ न्यूक्लियस तो ऐसे ही है। तो ये दो तरह के हाइफे मिलेंगे, इनको तो सेप्टेट हाइफे कहेंगे, इनको एसेप्टेट, इनको क्या कहेंगे, एसेप्टेट हाइफे। अब जो एसेप्टेट हाइफे हैं वो अक्सर आपको लोअर फंगी जो होती हैं, जो यानी कि कम एडवांस, जो सिंपल फंगी होंगी, जो अर्लीस्ट फंगी थी इवोल्यूशन के दौरान, उनमें पाए जाते हैं। आगे हम बताएंगे जब क्लासिफिकेशन कराएंगे। तो लोअर फंगी जो होती हैं इवोल्यूशन में, उनमें पाए जाते हैं एसेप्टेट हाइफे। जो हायर फंगी होती हैं, एडवांस होती हैं, उनमें पाए जाते हैं सेप्टेट हाइफे। अब इनमें ध्यान देना कि जो सेप्टेट हाइफे हैं तो वो तो ऐसे लग रहे हैं कि हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, और सेप्टे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल की बाउंड्री है। जबकि यहां पे देखें तो ऐसा लगता है कि सेल तो ये एक ही है, पूरी एक कैविटी बनी हुई है सेल की, और उस कैविटी में तो बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो कहीं ना कहीं ये जो एसेप्टेट हाइफे हैं, ये कैसी कंडीशन दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मल्टी न्यूक्लियोटाइड टाइप के। और ये कैसे लग रहे हैं कि हर सेल में एक एक न्यूक्लियस, तो ये कहीं ना कहीं यूनी न्यूक्लिएटेड टाइप के दिख रहे हैं। अब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के हैं, एसेप्टेट हाइफे हैं, ऐसा लगता है कि इनके बीच की कोई दीवार जो रही होगी वो डिजोल्व हो गई है, और एक सेल के अंदर ही कैविटी बन गई है। इसी कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। सिनो का मतलब कैविटी, सिटिक साइटो सेल से बना है, कि सेल की कैविटी सी बन गई है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड पाए जाते हैं एसेप्टेट हाइफे। ये टर्म्स पे फोकस करना है। सिनोसिटिक, सिनो मतलब कैविटी है यहाँ पे, साइटो साइटोसाइटिक सेल से जुड़ा है। और जो एसेप्टेट हाइफे हैं उनकी क्या कैरेक्टर है, वो सिनोसिटिक होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के होते हैं, वो लोअर फंगी में पाए जाते हैं। जबकि सेप्टेट हाइफे हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये सिनोसिटिक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है हर सेल में एक एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। तो ये जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, ये हायर फंगी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग फंगी के हाइफे जो स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में स्टेन करके देखोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको दो तरह के ही हाइफे नजर आएंगे, या तो सेप्टेट हाइफे नजर आएंगे या फिर एसेप्टेट हाइफे। और जो एसेप्टेट हाइफे होंगे वही क्या है, सिनोसिटिक कंडीशन दिखा रहे हैं, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के भी नजर आते हैं। और ये ध्यान रहे, लोअर फंगी में हमें आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, ये लोअर फंगी में पाए जाएंगे। तो ये मॉर्फोलॉजी है किसकी, फंगी की। तो फंगी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, किस तरह से फंगी दिखती है मॉर्फोलॉजी वाइज। मॉर्फो मींस आउटर अपीयरेंस, तो इसकी आउटर अपीयरेंस में कैसी दिखती है। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है कि ये जो सेल होती है फंगी की, इसके बाहर सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये बहुत ही खास है। फंगी की सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है, और इस काइटिन को फंगल सेलुलोज कह सकते हैं। देखो, एक सेलुलोज तो आपको प्लांट्स में मिलता है, वो तो टिपिकल है, लेकिन ये फंगस का सेलुलोज कहा जा सकता है किसको, काइटिन को। और ये किसका बना होता है, देखो प्लांट का सेलुलोज तो किसका बना होता है, ग्लूकोज का, लेकिन ये ग्लूकोज का नहीं बना होता है, काइटिन बना होता है नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में एक तरह से एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव और शुगर डेरिवेटिव दोनों ही मिलके आपस में जुड़ के पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल वॉल का। तो वहां पे दो तरह के कंपोनेंट थे, नाग भी और नाम भी। लेकिन यहाँ पे फंगी की सेल वॉल को बनाने के लिए एक ही तरह का कंपोनेंट है, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। ये एक तरह का शुगर डेरिवेटिव है, और ऐसे बहुत सारे नाग मिलके यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसा
अमाइन मिलके क्या बनाते हैं, काइटिन, जो कि फंगस की सेल वॉल होती है, काइटिन की। तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो ऑफ कोर्स चलो मॉर्फोलॉजी नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। हाँ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल में कि ये कैसा, क्या ये पॉलीसेकेराइड है। ऑफ कोर्स काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि बहुत सारी शुगर मिलके बना रही हैं, और शुगर कौन सी है, नाग। तो ये पॉलीसेकेराइड है। क्या ये हेट्रो है या होमो, होमो पॉलीसेकेराइड है। एक ही तरह की शुगर मिलके बना रही है। अगर अलग अलग तरह की शुगर मिलके बनाती तो हेट्रो होता। तो पहले एनसीईआरटी ने हेट्रो लिखा हुआ था, 2017 में इसको चेंज किया और एनसीईआरटी में अब होमो पॉलीसेकेराइड लिखा हुआ है। तो वो करेक्शन हो गया है। इसलिए पुराने क्वेश्चनों को आप देखोगे तो उनमें आंसर आपको मिलेगा, नेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो वो तो हम आगे बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करेंगे इस बात को। फिलहाल तो हम यहाँ पे फंगी किंगडम पढ़ रहे हैं। हमने उसका थोड़ा सा फंगी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जाना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंगी जो है रिप्रोडक्शन कैसे करती है। तो फंगी किंगडम में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो ये भी बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंगी किंगडम का। तो देखो बेटा, फंगी जो है रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करती है। ऑफ कोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। अब ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे 12th में रिप्रोडक्शन को, तो तब अच्छे से आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपको पता है बेसिक सा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट काफी है। सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो, यानी कि जब सिंगल पेरेंट पेरेंट जैसी प्रोजनी पैदा करे, सिंगल पेरेंट, तो वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गैमीट बनाने की जरूरत है, ना फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो जब होगा जब दो पेरेंट की जरूरत होगी, दो पेरेंट के गैमीट बनेंगे और उनका आपस में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से होगा, कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं, किसी गैमीट की जरूरत नहीं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल, दो पेरेंट चाहिएंगे, गैमीट की जरूरत पड़ेगी और फिर फर्टिलाइजेशन की भी सख्त जरूरत होगी, तब वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो बेसिक से पॉइंट थे। तो फंगी में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी कैसे करती है। देखो भाई, हमें पता है फंगी के बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर तो होते हैं फंगी में, हाइफे जो होते हैं धागे जैसे फिलामेंटस हैं। तो अक्सर इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता रहता है। यानी कि हाइफे छोटे मोटे टुकड़े इनके टूटते रहते हैं और हवा में उड़ के कहीं पे भी ब्रेड के टुकड़े पे गिर गए या कहीं और सूटेबल कंडीशन में जाके गिरे, तो ये यही टुकड़े जो है ग्रो करके अपना साइज बढ़ाएंगे और फिर उनसे फ्रेगमेंट बनते रहेंगे और वो धीरे धीरे माइसीलियम बना लेते हैं। तो एक तो रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल तरीके का यही है, फ्रेगमेंट टूट टूट के जो है अपना जो है रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। अब ये तो एसेक्सुअल के अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डाल सकते हैं, यस, ध्यान रहे एसेक्सुअल के अंदर ही रखा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो ये तो एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है कि जो फंगी है, कुछ फंगी जैसे यीस्ट है, यीस्ट फंगी आपको पता है हमारी आरबीसी की जैसी होती है, उसमें ऐसे बर्ड सी निकल जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको मिल भी जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। बडिंग, तो कुछ फंगी ऐसी हैं यीस्ट जैसी, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ फंगी ऐसी है जिनमें एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, यानी कि बिना
बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमीट के भी स्पोर बनते हैं, उनको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर फंगी में क्या क्या बनते हैं वो ध्यान देना है। एसेक्सुअल स्पोर में दो तरह के स्पोर बन सकते हैं, एक मोटाइल और दूसरे नॉन मोटाइल। मोटाइल जो मूवमेंट करते हो, जिनमें जो चलते हो, और नॉन मोटाइल जो नहीं चलते हैं, पानी के अंदर इधर उधर फ्लैजला वगैरह की मदद से जो मूवमेंट करते हैं, तो वो मोटाइल होते हैं। जिनमें नहीं होता इस तरह से, वो क्या है, नॉन मोटाइल। अब मोटाइल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्लेनो। प्लेनो का मतलब है मोटाइल। और नॉन मोटाइल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ए प्लेनो। ए प्लेनो। तो जो मोटाइल स्पोर होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्लेनोस्पोर। और जो नॉन मोटाइल होंगे उनको क्या बोलोगे, ए प्लेनोस्पोर। अब प्लेनोस्पोर तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखेंगे कि भाई पानी के अंदर फंगी के कुछ ऐसे स्पोर होते हैं जो अच्छे खासे मोटाइल हैं। और ये तो बिल्कुल एनिमल की तरह है। जैसे एनिमल का एक खास कैरेक्टर है जो प्लांटों से उनको अलग करता है कि वो एनिमल मोटाइल होते हैं। तो एनिमल की तरह ही इनको माना गया कि भाई देखो ये तो स्पोर पानी में बिल्कुल एनिमल की तरह भाग रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम रखा गया जू स्पोर। और ध्यान रहे, एल्गी भी बनाती हैं ऐसे स्पोर, वो भी ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं, पानी में बिल्कुल एनिमल की तरह मोटाइल हैं। तो वहीं से नाम पड़ गया उनका जू स्पोर। तो जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है कि फंगी में ही बनते हैं, ऐसे जू स्पोर एल्गी में भी मिलेंगे आपको आगे। हाँ, जो नॉन मोटाइल स्पोर हैं, ई प्लेनोस्पोर बोलते हैं उनको, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे जो फंगी में बनते हैं वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर क्यों बोला, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। फंगी के अंदर एक स्पोरेंजियम है, उसमें ये स्पोर बनते हैं और ये मोटाइल नहीं है, ये एक तरह के ए प्लेनोस्पोर है। तो एक तो ये हो गया भाई, फंगी में क्या मिलेंगे, कुछ फंगी में जू स्पोर बनते हैं जो पानी में मोटाइल होते हैं। ये मोटाइल नहीं होते तो इनको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर। तो कुछ फंगी में ये भी पाए जाते हैं। और कुछ फंगी में एसेक्सुअल स्पोर स्पेशली क्या बनते हैं, कोनिडिया। क्या बनते हैं, कोनिडिया। ये बाहर बनते हैं, ये कोई फंगी के किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वगैरह नहीं बनते। तो ये खास याद रखना है, एक्जोस्पोर। कैसे भाई, मान लो ये फंगी का हाइफा है, तो हाइफे पे ऐसे जैसे हमारी उंगलियों के पोरवे होते हैं ना, इस तरह से ये बनते हैं स्पोर। तो ये बाहर बनते हैं, इसलिए ये एक्जोस्पोर कहलाएंगे। और ये सबसे ज्यादा स्पोर पाए जाते हैं फंगी के अंदर, कोनिडिया टाइप के। ध्यान देना। अब हम आगे चल के हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है फंगी का, और अच्छे से याद भी रखना है। तो उससे पहले हमें रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इवन स्पोर को। स्पोर पे पकड़ है तो पूरा क्लासिफिकेशन हमेशा याद रहेगा और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा फंगी का। तो यहाँ पे एक तो हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, जू स्पोर। दूसरे स्पोरेंजियोस्पोर, ये तो प्लेनो होते हैं, मोटाइल, प्लेन की तरह चलते हैं। ये ए प्लेनो, ए लग गया अपसेंट, यानी कि मोटिलिटी नहीं है। तो ए प्लेनो में स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। और ज्यादातर फंगी में ये भी एक तरह से अगर हम देखें तो मोटाइल नहीं होते। इनको स्पेशली देखते हैं कि ज्यादातर फंगी में ये स्पोर पाए जाते हैं एसेक्सुअल। तो ये क्या है, कोनिडिया, और ये एक्जोस्पोर होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो ये तो है एसेक्सुअल स्पोर। इस तरीके से फंगी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, या तो उनमें फ्रेगमेंट टूटते रहते हैं या उनकी बडिंग, कुछ फंगी में बडिंग निकलती है, कुछ में स्पोर बनते हैं। और ऑफ कोर्स इनमें फीजन भी होता है, जैसे बैक्टीरिया में आप पढ़ के आए हो ना फीजन। तो ऑफ कोर्स एक हाइफे के अंदर जो एक सेल है उसमें फीजन होता रहता है, तो वो डिवाइड करती रहती हैं।
तो फिजन से भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही खास है। जैसे ऑफ कोर्स इसमें भी गैमीट बनेंगे। फंगी के जो हाइफे से कुछ मान लो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये प्लस और माइनस से हम डिनोट कर दें मान लो। अब मेल को तो हम वैसे ऐसे डिनोट करते हैं, फीमेल को इस सिंबल से शो करते हैं। अब गैमीट तो बनेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, अब आपने पढ़ा है कि गैमीट बनने के लिए तो मियोसिस चाहिए, जरूरी नहीं है। अब फंगी जो है जितने भी हाइफे होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ध्यान देना, थोड़ा जेनेटिक्स के लिहाज से पढ़ते हैं थोड़ा सा। फंगी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जितनी भी बॉडी की सेल हैं सारी डिप्लॉइड हैं। दो सेट हैं हर सेल में, एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। जैसे 23 क्रोमोसोम का एक सेट कहाँ से आया है हमें, हमारे पास फादर से, और 23 क्रोमोसोम का एक पूरा क्रोमोसोम का सेट हमें कहाँ से मिला है, मदर से। तो एक सेट के लिए एन हम मान रहे हैं, तो हमारी हर सेल में कितने हैं, दो सेट होते हैं। तो ऐसी सेल तो होती हैं डिप्लॉइड। तो फंगी की बात करें तो फंगी के अंदर तो जो हाइफे हम पढ़ के आए हैं, हाइफे के अंदर कोई भी सेल है उसमें तो एक ही सेट होता है, यानी कि फंगी तो हैप्लॉइड है। तो इसमें तो मियोसिस हो ही नहीं सकती। आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, मियोसिस होने के लिए कम से कम डिप्लॉइड सेल होनी चाहिए, हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो ही नहीं सकती। तो यहां पे तो सिंपली माइटोसिस डिवीजन से ही गैमीट बन जाएंगे, क्योंकि ध्यान रहे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फंगी हैप्लॉइड होती है। चलो गैमीट बन गए। अब गैमीट जो है थोड़े से बड़े बना रहे हैं। ये गैमीट है मेल गैमीट और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये हम बना रहे हैं फीमेल गैमीट और उसका न्यूक्लियस ये हो जाएगा। अब ध्यान रहे ये प्लाज्मा है गैमीट का प्रोटोप्लाज्म और ये फीमेल गैमीट का प्रोटोप्लाज्म है। अब ध्यान रहे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलके क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। वो आगे सेल वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है सबसे पहले कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगी में, तो फंगी के मेल और फीमेल गैमीट आपस में एक दूसरे के नजदीक आके, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आके इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा यानी कि दोनों गैमीट का प्रोटोप्लाज्म जो है, दोनों गैमीट का प्रोटोप्लाज्म आके फ्यूज हो गया। गैमी का मतलब वैसे तो मैरिज होता है, फ्यूजन भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये टर्म यूज हुई है। तो सबसे पहले आप देखोगे फंगी में पहला स्टेप क्या होता है, प्लाज्मोगैमी। चलो प्लाज्मोगैमी हो गया, दोनों के प्लाज्मा मिक्स हो गए। दोनों के प्लाज्मा मिक्स होते ही दोनों के न्यूक्लियस एक ही सेल में आ जाएंगे। अब भाई तो प्लाज्मोगैमी हुआ है, लेकिन प्लाज्मोगैमी होते ही आप देखोगे कि दो न्यूक्लियस नजर आएंगे, और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। डाई का मतलब दो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और फेज आप समझते हो स्टेज के लिए होता है, डाई कैरियोफेज। इसको डाई कैरियोफेज बोलेंगे। ध्यान रहे कुछ फंगी में तो ये फेज नजर आ जाता है, कुछ में नहीं आता, क्योंकि जल्दी सी ये न्यूक्लियस भी अगले स्टेप पे फ्यूज ही हो जाते हैं, ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रहते। लेकिन कुछ फंगी में ये अच्छे से देखा जा सकता है प्रैक्टिकली, तो वो भी हम आगे क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रुप में डाई कैरियोफेज नजर आएगा, किस में नजर नहीं आएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दोनों गैमेट के प्रोटोप्लाज्म आके फ्यूज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है। अब आपको पता है एक सेट मेल गैमीट में है क्रोमोसोम का, एक सेट फीमेल गैमीट में है, तो दोनों एक एक सेट वाले हैं, और ये स्टेज दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में आ गए हैं, तो डाइकैरियोफेज आ गया है। अब डाइकैरियोफेज के बाद आप क्या देखोगे,
सेकंड सेकंड आप देखोगे कि दोनों के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो इस दूसरे स्टेप को बोलेंगे कैरियोगेमी। इसको कैरियोगेमी बोलेंगे। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गेमी का मतलब फ्यूजन है यहाँ पे। तो जैसे ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज हो जाएंगे तो एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा, लेकिन अब कैसा बन जाएगा? ये तो भाई डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। कैसा न्यूक्लियस बन जाएगा? डिप्लॉइड। लेकिन आपको पता है फंगी तो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं सारी। तो ये तो इनसे हैप्लॉइड फंगी बनानी पड़ेगी। तो हैप्लॉइड फंगी बनाने के लिए अब इसमें हम तीसरा स्टेप करा सकते हैं, मियोसिस। मियोसिस से ही हैप्लॉइड बन सकती हैं। कोई स्पोर बनना होगा, कोई हाइफा बनना होगा, इससे इस प्रोसेस से तो जनरली स्पोर बनेंगे। तो स्पोर बनाने के लिए मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। नहीं तो अगर स्पोर भी डिप्लॉइड होंगे तो हाइफे भी कैसे बन जाएंगे? डिप्लॉइड बन जाएंगे। और फंगी तो डिप्लॉइड होती नहीं है, फंगी कैसी होती है? हैप्लॉइड। तो तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। और ध्यान रहे ये जो डिप्लॉइड बना है ये एक तरह का जाइगोट ही है। दो गैमीट के फ्यूजन के बाद एक जाइगोट ही बन गया है। और जाइगोट के अंदर जाके मियोसिस हुई है, तो जाइगोटिक मियोसिस होती है फंगी में। और एल्गियो में भी देखा जाता है, ऐसा ही होता है। आगे प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। तो ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। जनरली एल्गी भी आपको मिलेंगी, ज्यादातर हैप्लॉइड होती हैं, तो उनमें भी जाइगोट में जाके मियोसिस होगी। और फंगी में भी जाइगोट में मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस। तो हमने क्या देखा कि फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप आएगा प्लाज्मोगेमी। फिर प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? डाइकैरियोफेज। ध्यान रहे ये स्टेप नहीं है, एक फेज है जो प्लाज्मोगेमी के बाद नजर आता है। सभी फंगी में नहीं, क्योंकि कुछ फंगी में तुरंत इसके बाद, प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएट कैरियोगेमी हो जाता है, तो ये फेज नजर नहीं आता है। लेकिन कुछ एक ग्रुप में अच्छे से हमें ये फेज नजर आता है, तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन में इसकी मदद मिलेगी। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा? कैरियोगेमी, यानी कि पहले प्लाज्मा फ्यूज होगा, फिर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते ही डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। अब इसमें आराम से मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे। अब मियोसिस के बाद जो स्पोर बनेंगे यहाँ पे, यानी कि पूरे इस प्रक्रिया से जो स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल स्पोर होंगे। अब मियोसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं फंगी में, एक तो आप देखोगे बेसिडियो स्पोर बनते हैं, और एक बनते हैं एस्कोस्पोर। तो दोनों के दोनों कैसे स्पोर बनेंगे? मियोसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड बनेंगे। लेकिन कुछ फंगी ऐसी हैं जो लोअर फंगी होती हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही इन स्टेज तो ये सभी मिलती हैं, उनमें क्या होता है कि जाइगोट बनाना, उसी जाइगोट से स्पोर बन जाते हैं। जैसे ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। जाइगो तो नाम ठीक बन रहा है, जाइगो यानी कि जाइगोट वाला स्पोर, तो उसको जाइगोस्पोर ही बोलते हैं। लेकिन आप कहोगे ये तो कैसे होंगे? डिप्लॉइड स्पोर होते हैं, बिल्कुल। ये भी हम आपको बताएंगे, क्लासिफिकेशन में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ऊस्पोर भी और जाइगोस्पोर भी ये बनते हैं। ऑफ कोर्स सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही बने हैं, लेकिन ये डिप्लॉइड है। फिर आप कहोगे तो फंगी कैसी बन जाएगी? डिप्लॉइड नहीं। अब इन के अंदर मियोसिस हो जाएगी। ये जो स्पोर है जाइगो या ऊस्पोर, इनमें मियोसिस होके फिर जो इनसे आगे चल के आप देखोगे हाइफे वगैरह बनेंगे, माइसीलियम। तो फंगी तो इनकी कैसी रहेगी? हैप्लॉइड ही रहेगी। बस ये फर्क हो गया है कि कुछ फंगी में मियोसिस जाइगोट की स्टेज पे बनती है, होती है, और तब जो है स्पोर बनते हैं। और कुछ फंगी में जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बन जाते हैं और स्पोर में जाके मियोसिस होती है। तो वो भी हमें पता रखना है, और उसका हम देखेंगे कंपटीशन में भी यूज होगा। तो ये बारीकियां हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो फंगी में रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन में हमें एसेक्सुअल स्पोर याद रखने हैं। 3 तरह के हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। अच्छे से याद रखने हैं ताकि हम क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रख सकें। दूसरा, सेक्सुअल स्पोर में हमें याद रखने हैं बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये तो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। अच्छे से मियोसिस होती है जाइगोट में, तब बनते हैं। जाइगोस्पोर और ऊस्पोर, ये कैसे होते हैं? ये डिप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर होते हैं। इन्हीं में मियोसिस होके तब जो है हाइफे वगैरह हैप्लॉइड बनते हैं। और ध्यान देना, ये 4 तरह के हमने सेक्सुअल स्पोर पढ़े हैं फंगी में। अब बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कंपटीशन में आपसे पूछ लेते हैं जाइगोस्पोर कैसा स्पोर है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने एसेक्सुअल में पढ़ा है। अरे एसेक्सुअल में वो जूस्पोर पढ़ा है। जूस्पोर और जाइगोस्पोर में फर्क रखो बेटा। जाइगो आप समझ भी रहे हो, जाइगोट से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स सेक्सुअल स्पोर है। और जूस्पोर हमने बताया था एनिमल की तरह मोटाइल होता है, प्लेनोस्पोर होता है, तो वो एक अलग कहानी है। तो एक तो ये फर्क आपको रखना है। बाकी हमने जो मॉर्फोलॉजी पढ़ी है और जो रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं फंगी वो पढ़ा है, उसी के आधार पे आप बड़ी आसानी से क्लासिफाई करके एक एक फंगी को हम आराम से समझ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है, स्पोर याद रखने हैं, एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं और सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं। सेक्सुअल में भी 2 स्पोर हैप्लॉइड बनेंगे, 2 डिप्लॉइड। बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर तो हैप्लॉइड बनते हैं क्योंकि वो जाइगोट में मियोसिस के बाद बने। जबकि ऊस्पोर और जाइगोस्पोर ये डायरेक्ट जाइगोट से बिना मियोसिस के ही बन जाते हैं। फिर बाद में इन्हीं के अंदर मियोसिस होके बैलेंस होता है कि हैप्लॉइड फंगी प्रोड्यूस करने के लिए फिर इन्हीं में मियोसिस होता है। चलो अब चलते हैं फंगी किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंगी क्लासिफिकेशन। तो बेटा एक तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि भाई फंगी का क्लासिफिकेशन किन कैरेक्टर के बेस पे होता है। तो एक तो हम देखेंगे कि फंगी की मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी किसकी देखेंगे भाई फंगी में? हाइफो की भाई। और क्या है फंगी में देखने को? हाइफे कैसे हैं, सेप्टेट हैं, ए सेप्टेट हैं, जो सिनोसिटिक कंडीशन है, यूनिन्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ऑफ कोर्स एक तो मॉर्फोलॉजी देखेंगे हाइफो की। दूसरा कैरेक्टर क्या देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए? फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। ऑफ कोर्स फ्रूटिंग बॉडी को भी देखेंगे, ये भी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ही है। और तीसरा कैरेक्टर है स्पोर, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर हो या फिर सेक्सुअल स्पोर, वो कैसे प्रोड्यूस होंगे। इन 3 कैरेक्टर के आधार पे हम फंगी किंगडम को क्लासिफाई करेंगे, बिल्कुल आसानी से क्लासिफाई हो जाएगा। तो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है, सेप्टेट ए सेप्टेट हाइफे पढ़ लिए हैं। ऑफ कोर्स फ्रूटिंग बॉडी हमने बताया कि माइसीलियम, जैसे ही एडवर्स कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो माइसीलियम पे जो है सरफेस पे फ्रूटिंग बॉडी अपीयर हो जाती है। हाँ, कुछ फंगी ऐसी हैं जिनमें प्रॉपर ढंग से अपीयर नहीं होती, कुछ एक में बहुत अच्छे से अपीयर होती हैं। और उन फ्रूटिंग बॉडी को हम जैसे नाम देते हैं, जैसे एस्को कार्प। देखो कार्प वर्ड होता है फ्रूट से, फ्रूट के लिए कार्प वर्ड यूज करते हैं। जैसे पार्थिनोकार्पी, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, टर्म पढ़ी है। पार्थिनो का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, और कार्पी का मतलब फ्रूटिंग, फ्रूट बनना, कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई फ्रूट बन जाता है किसी प्लांट में, वो पार्थिनोकार्पी है। तो कार्प वर्ड जो होता है फ्रूट के लिए होता है। तो एक तो एस्को कार्प और ऐसे ही बेसिडियो कार्प।
तो ये आप अच्छे से कह सकते हो कि कुछ फंगी ऐसी है जिनमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी के। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में हमें ये भी मदद करते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर कैसे बन रहे हैं फंगी में, एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं और सेक्सुअल स्पोर कौन से बन रहे हैं, ये भी फंगी को क्लासिफाई करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फंगी का क्लासिफिकेशन किस कैरेक्टर के बेस पे, किन कैरेक्टर के बेस पे किया गया है। एनसीईआरटी में लाइन है, अच्छे से अंडरलाइन करना, कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब इन्हीं तीनों कैरेक्टर के आधार पे अब हम फंगी को क्लासिफाई करेंगे। चलो बेटा अब क्लासिफाई करते चले जाते हैं। देखो जैसा मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था कि फंगी में भाई दो तरह के हाइफे मिलते हैं। कैसे? एक तो एसेप्टेट हाइफे, और एक कैसे मिलेंगे? सेप्टेट हाइफे। अब सेप्टेट हाइफे में तो हमने बताया था ना कि इस तरह से अच्छे से सेप्टे मिलेंगे भाई, और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस नजर आएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड, कोई सिनोसिटिक नहीं होता। जबकि यहाँ पे क्या बताया था, इसमें तो एक कैविटी सी नजर आएगी सेल की और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नजर आएंगे, सिनोसिटिक कंडीशन भी नजर आएगी, और सेप्टे तो है ही नहीं, तो ये सेप्टेट। तो मैंने ये भी बताया था कि ये लोअर फंगी में मिलेगा, तो क्यों ना हम इनको क्लासिफाई कर दे, ये लोअर फंगी हो गई और ये हायर फंगी हो जाएंगी जिनमें ये सेप्टेट हाइफे हैं। लेकिन अभी क्लासिफाई नहीं हुआ है, और भी कुछ देखेंगे यहाँ पे। अक्सर जो लोअर फंगी है उनमें फ्रूटिंग बॉडी दिखेंगी नहीं, उतनी ज्यादा अपीयर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे हायर फंगी में आपको फ्रूटिंग बॉडी भी नजर आएंगी। जैसे हमने बताया था एग्जांपल, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी है। कार्प वर्ड किससे जुड़ा होता है? फ्रूट से। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चलो हमने मॉर्फोलॉजी के आधार पे देख लिया कि दो हिस्सों में बांट देंगे कि भाई ये जो है लोअर फंगी में ए सेप्टेट हाइफे मिलेंगे और हायर फंगी में क्या मिलेंगे? सेप्टेट हाइफे मिलेंगे। हायर फंगी में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग बॉडी नजर आएंगी, लोअर फंगी में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग बॉडी या तो नहीं आएंगी या नजर नहीं आएंगी या नजर होती ही नहीं है, इस तरह से आपको दिखेगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो रिप्रोडक्शन में यहां पे जो लोअर फंगी है उनमें पहले एसेक्सुअल स्पोर की बात कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर में जो लोअर फंगी होती है, कुछ लोअर फंगी तो ऐसी हैं जो पानी में पाई जाती हैं, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट में होंगी। एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि ज्यादातर जो शुरुआती जो फंगी थी, ऑफ कोर्स ओरिजिन या शुरुआत उनकी पानी से रही होगी, तो एक्वेटिक हैबिटेट वाली जो फंगी है उनके एसेक्सुअल स्पोर आप समझ गए होंगे, पक्का उनमें जू स्पोर मिलेंगे। तो ये तो ऑफ कोर्स जू स्पोर मिले होंगे। फिर आगे चल के थोड़ा बहुत पानी कम हुआ होगा या नमी ज्यादा रही होगी, पानी की कमी रही होगी, तो आगे चल के थोड़े नॉन मोटाइल स्पोर बने होंगे, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर। ध्यान रहे, ये तो प्लेनोस्पोर है और ये ए प्लेनोस्पोर हमने बताया था। और पानी अगर कम हो जाएगा तो यही प्लेनो ए प्लेनो में तब्दील हो जाते हैं, और पानी वापिस आ जाएगा तो ये ऐसे इंटरकन्वर्जिबल भी है। ये आपको अच्छे से पता है, ये मोटाइल है और ये मोटाइल नहीं है। तो ऐसे ही स्टेज में जो लोअर फंगी थी वो ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं, ये मॉइस्ट कंडीशन में मिलती है। ये ज्यादातर मॉइस्ट कंडीशन या एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। तो इनमें तय है कि ए सेक्सुअल स्पोर के तौर पे जू स्पोर मिले और स्पोरेंजियो स्पोर मिले। ठीक है, एक ग्रुप में हम ये कह सकते हैं, दूसरे ग्रुप में ये कह सकते हैं।
लेकिन इस ग्रुप में ना तो हायर फंगी के अंदर ना तो ये सेक्सुअल स्पोर के तौर पे कभी जू स्पोर मिलेगा, ना ही स्पोरेंजियोस्पोर। तो हायर फंगी में आपको मिलेगा कोनिडिया। मैंने बताया था ज्यादातर में ये पाया जाता है ए सेक्सुअल स्पोर। तो ए सेक्सुअल स्पोर क्या मिलेगा? कोनिडिया। तो तीन ही तरह के स्पोर हमने बताए थे फंगी में, जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। तो हमने अच्छे से बांट दिया कि भाई यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर जो लोअर फंगी है उनमें शुरुआत में जो मिलेंगी बहुत ज्यादा एक्वेटिक हैबिटेट है उनमें तो जू स्पोर, थोड़ा सा पानी कम होगा, दोनों तरह की सिचुएशन होगी तो स्पोरेंजियोस्पोर, और हायर फंगी में तो कोनिडिया मिलेगा एसेक्सुअल स्पोर के तौर पे। चलो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर कौन से मिलेंगे। तो सेक्सुअल स्पोर बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे यहाँ पे। तो सेक्सुअल स्पोर में ये जो लोअर फंगी है जी, जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, सबसे अर्लीएस्ट फंगी जो बनी होंगी इवोल्यूशन के दौरान, उनमें तो पाया जाता है ऊस्पोर। हमने बताया था ये तो डिप्लॉइड होता है, जाइगोट से डायरेक्ट बिना मियोसिस के बनता है बिल्कुल। यहाँ पे तो भाई ऊस्पोर बनता है। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी क्योंकि ये भी लोअर फंगी है, इनमें भी बिना मियोसिस के जाइगोट डायरेक्ट स्पोर बना देता है, तो उसको जाइगो स्पोर बोल देते हैं, क्योंकि जाइगोट के नाम से ही उस स्पोर का नाम रख दिया जाइगो स्पोर। चलो ये एक दूसरा ग्रुप हो गया। और रही बात हायर फंगी में, तो हायर फंगी में सेक्सुअल स्पोर क्या मिलेंगे? हायर फंगी में सेक्सुअल स्पोर में हमने देखा बेसिडियो स्पोर भी पाए जाते हैं, एस्कोस्पोर भी पाए जाते हैं। यानी कि एक ग्रुप तो ऐसा जिसमें ऊ स्पोर मिलेंगे फंगी का, लोअर फंगी का। एक लोअर फंगी का ऐसा ग्रुप जिसमें जाइगोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर मिलेंगे। अब हायर फंगी में भी सेक्सुअल स्पोर दो तरह के मिलेंगे, एस्कोस्पोर जो हैप्लॉइड होंगे क्योंकि ये जाइगोट में मियोसिस के बाद बने हैं, और बेसिडियोस्पोर भी क्या है? हैप्लॉइड होंगे, ये भी क्या है? जाइगोट से मियोसिस के बाद बने हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हायर फंगी हमें मिली हैं जिनमें सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है दिख रहा है। या तो हम पूरी स्टडी रिसर्च के दौरान अच्छे से नहीं कर पाए और वो हमें उनकी स्टेज नजर ही नहीं आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाँ, भविष्य में कभी नजर आ जाए फिर उनको इन ग्रुप में से कहीं पे भी उनके सुटेबल कैरेक्टर के आधार पे रख देंगे, या फिर उनमें है ही नहीं तो हमने इसके लिए एक अलग ही ग्रुप है तो हायर फंगी, लेकिन इनमें सेक्सुअल स्पोर नहीं है भाई कोई भी। अब इसी आधार पे हमने मॉर्फोलॉजी, फ्रूटिंग बॉडी हमने बताया यहाँ अच्छे से नजर आती है, यहाँ पे जनरली नजर नहीं आती है लोअर फंगी में। तो मॉर्फोलॉजी, फ्रूटिंग बॉडी और रिप्रोडक्शन में स्पोर के आधार पे हमने फंगी को क्लासिफाई करना है। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? अब ये तो क्लियर है कि सारी फंगी फिलामेंटस है, तो एक सुफिक्स तो माइस्टीज हम आराम से लगा सकते हैं। ध्यान रहिए फंगी के लिए नहीं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो ऐसी पूरी दुनिया में फंगी जिनमें सेक्सुअल स्पोर स्पेशल बन रहा है, देखो हमारे पास अब 5 ग्रुप बनाने का मौका है। ऐसा ग्रुप जिसमें ऊ स्पोर बन रहा है, तो उस ग्रुप का नाम रख दिया हमने ऊमाइस्टीज। जिसमें जाइगोस्पोर बन रहा है, तो हमने उस ग्रुप का नाम रख दिया जाइगोमाइस्टीज। और जिसमें एस्कोस्पोर बन रहा था, उस ग्रुप का नाम रख दिया एस्कोमाइस्टीज। और जिसमें बेसिडियोस्पोर बन रहा है, उस ग्रुप का नाम रख दिया बेसिडियोमाइस्टीज।
पीछे माइस्टीज लगा रहे हैं बेटा, और जिसमें कोई सेक्सुअल स्पोर या सेक्सुअल स्टेज ही नहीं है, तो भाई ये परफेक्ट फंगी नहीं है, इम्परफेक्ट है, ये कोई दूसरी तरह का ग्रुप है। तो वहां से दूसरे के लिए वर्ड यूज करते हैं ड्यूट्रोमाइस्टीज बोल दो इसको। तो ये तो 5 ग्रुप बन गए फंगी के। और कैरेक्टर हमने ये सभी बनाए हैं, इन्हीं को तो याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओमाइस्टीज में ए सेक्सुअल स्पोर कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर कैसे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, फ्रूटिंग बॉडी का क्या स्टेटस है, तो सारी चीजें तो देख के तो हमने ग्रुप बनाया है। हम झट से बताएंगे कि ओमाइस्टीज ग्रुप जो है ए सेप्टेट हाइफे है, सिनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के हाइफे मिलेंगे। इनमें ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका जो एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर मिलेगा, और सेक्सुअल स्पोर इनमें क्या मिलेगा, ऊ स्पोर, उसी से तो नाम रखा गया है इसका। सारी बातें तो हमने बता दी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इस ग्रुप में 2 एग्जाम्पल रखो, 2 तो जनरली इनके एग्जाम्पल फेमस रख लेते हैं और सबकी क्लासिफिकेशन झट से हो जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो आएगा अल्बगो, ये फंगस का नाम है, जनरली जिनस के नाम याद रखते हैं। एक तो क्या होगा, अल्बगो, और दूसरा फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा बहुत फेमस फंगी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो की फसल जब कटने को होती है, लेट स्टेज होती है, तब जाके ये वहां पे जो है इन्फेक्शन करती है, प्लांटों को, पूरी फसल को तबाह कर देती है। अब हमारे लिए पोटैटो उतने इंपॉर्टेंट ना भी हों, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री हैं जो पूरी तरह से पोटैटो पे डिपेंड करती है। जैसे कभी आयरलैंड जो था, आयरलैंड तो पोटैटो पे ही चलता है। आयरलैंड में इस फंगी के इन्फेक्शन की वजह से अकाल पड़ गया था, बहुत सारे लोग भूखे मर गए थे। तो आयरलैंड फेमाइन का कारण जो है ये फाइटोप्थोरा ही है फंगी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ऑफ कोर्स ये भी प्लांट डिजीज करती हैं। तो अल्बगो और फाइटोप्थोरा 2 एग्जांपल हैं इस ग्रुप से। हाँ, जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली जो फंगी है उनके 2 एग्जांपल हैं। एक तो है राइजोपस, बहुत फेमस फंगी है, और दूसरी है म्यूकर। अब बेटा ये बड़े क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ये तो आप अच्छे से याद रखो, म्यूकर और राइजोपस। राइजोपस तो ब्रेड मोल्ड होती है, और ये जनरली गोबर पे मिलती है। कोप्रोफाइलस, कोप्रो का मतलब डंग, गोबर, फाइलस मतलब लविंग, क्योंकि गोबर में भाई नमी भी है और जो है मॉइस्चर भी है, सॉरी नमी मॉइस्चर है, थोड़ा सा वार्म भी होता है, और जो है डार्क भी रहेगा वहां पे, तो ज्यादा वो भी नहीं है। तो 3 सुटेबल कंडीशन फंगी को मिल रही है, बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है, तो गोबर पे भी बहुत फंगी लगती हैं। हम बताएंगे पूरा ग्रुप जो है एस्कोस्पोर बनाने वाला, जनरली बहुत सारी फंगी हैं इस ग्रुप की जो गोबर पे मिलती हैं, लेकिन ये टिपिकली वहां मिलती है अकेली म्यूकर। तो कोप्रोफाइलस में ये भी आती है और ये ग्रुप भी आता है कोप्रोफाइलस। और ये ब्रेड पे मिलती है, ब्रेड पे जो मिलती है ब्रेड मोल्ड राइजोपस है, और ये कोप्रोफाइलस फंगी है डंग मोल्ड। तो 2 एग्जांपल यहां पे बनेंगे। तो ध्यान रहे, ऊमाइस्टीज ग्रुप में तो हम 2 एग्जांपल रख सकते हैं, अल्बगो और फाइटोप्थोरा, और जाइगोमाइस्टीज ग्रुप में हम राइजोपस और म्यूकर, 2 एग्जांपल याद रखने हैं। एस्कोमाइस्टीज ग्रुप में आप एक फंगस तो जरूर याद रखो, ईस्ट, बहुत फेमस है। दूसरी आप याद रख सकते हो पेनिसिलियम, बहुत फेमस है। कम से कम ये 2 तो याद रखो, बाकी और बताएंगे जब क्लासिफिकेशन में और आगे बढ़ेंगे, तो कोई 2-4 एग्जांपल और, कुछ एडिबल हैं, कुछ खास बात वाली फंगी है, किस किस ग्रुप में है वो भी कर लेंगे। और फिर बात करते हैं बेसिडियोमाइस्टीज में। तो इसमें 2 एग्जांपल आप क्या करोगे, एक तो एगेरिकस मशरूम, मशरूम इसी में आती है भाई, एगेरिकस बोलते हैं उसको, एगेरिकस को ही क्या बोलते हैं, मशरूम। और दूसरी प्लांटों में ही बीमारियां करती हैं, जैसे पक्सीनिया कर लो याद रखने के लिए। और भी बहुत फंगी हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में, बताएंगे।
एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं जो फेमस है, एगेरिकस और पक्सिनिया। और फिर बात करते हैं ड्यूट्रोमाइस्टीज ग्रुप। तो ड्यूट्रोमाइस्टीज में हम दो एग्जाम्पल कम से कम याद रखें। एक तो बहुत फेमस फंगी है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फार्मर फ्रेंड बोलते हैं इस फंगी को। जनरली गोबर गुड़ का घोल बना के और ये फंगी को ग्रो करा के खेतों में डालते हैं, तो खेतों में उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है ये, और खेतों में बैक्टीरिया या निमेटोड से होने वाली बीमारियों से भी बचाती है, उनको रिपेल करती है और उनको खत्म करती है। तो ये तो किसानों के लिए फायदेमंद है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी फंगी है ट्राइकोडर्मा, ड्यूट्रोमाइस्टीज ग्रुप में होती है। और क्या है, और इसमें हम रखते हैं अल्टरनेरिया। ये अल्टरनेरिया जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। जैसे ये तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है ना फाइटोप्थोरा, तो ये क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अब बात करते हैं भाई, अब आप कहोगे ये तो 5 ग्रुप बन गए फंगी के, 5, लेकिन आपके एनसीईआरटी में तो 4 ग्रुप बना के दिखा रखे हैं, तो अब 4 भी बना देंगे इनके। लेकिन पहले हमें ये बारीकी से पता होने चाहिए इनके कैरेक्टर, कैरेक्टर से ही तो देख के हमने ग्रुप बनाए हैं। भाई ऊमाइस्टीज ग्रुप क्या है, ए सेप्टेट हाइफे हैं, इनमें एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर हैं। सेक्सुअल स्पोर क्या है, ऊमाइस्टीज के नाम ऐसे ही रखा गया है, तो ऊ स्पोर है। डिप्लॉइड स्पोर होता है, ये पता होना चाहिए। इनके हाइफे ए सेप्टेट होते हैं, इनमें फ्रूटिंग बॉडी जनरली अपीयर नहीं होती है। ऐसे ही जाइगोमाइस्टीज में आप बता सकते हो, हाँ इनमें फ्रूटिंग बॉडी मिलेंगी। हाँ, एक और खास बात कि लोअर फंगी में डाइकैरियोफेज नहीं दिखेगा। मैंने बताया था ना कि जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है उसके बाद 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज कुछ टाइम के लिए रिटेन रहती है, तो वो यहां नहीं होती दिखेगी डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज आपको एस्कोमाइस्टीज में और बेसिडियोमाइस्टीज में दिखेगा। एस्कोमाइस्टीज से भी ज्यादा देर तक कहां दिखेगा, बेसिडियो में दिखता है, बेसिडियोमाइस्टीज में। ऑफ कोर्स एस्को में भी दिखता है। फिर आप कहोगे फिर तो हायर फंगी में ड्यूट्रोमाइस्टीज भी है, तो इसमें भी दिखना चाहिए। तो फिर हमें भूलना नहीं है, ड्यूट्रोमाइस्टीज वो हायर फंगी है जिसमें सेक्सुअल स्टेज है ही नहीं। परफेक्ट नहीं कहते इसको, इम्परफेक्ट फंगी बोल रहे हैं। सेक्सुअल स्टेज या तो हमें नजर नहीं आ रही है, हमने अब तक स्टडी नहीं की है, या होती ही नहीं है उसमें, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते कि भाई उनमें ये डाइकैरियोफेज होगा या नहीं होगा। तो अक्सर कंपटीशन में हमें ध्यान रखना है डाइकैरियोफेज कहाँ मिलेगा, एस्कोमाइस्टीज फंगी में भी मिलेगा और बेसिडियोमाइस्टीज ग्रुप में भी मिलेगा। तो अब इन सबको मर्ज करके अच्छे से क्लासिफाई करके बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कंफ्यूजन तो है कि ये 2 लोअर फंगी के ग्रुप हैं, एक ऊमाइस्टीज और एक जाइगोमाइस्टीज। क्यों ना इन दोनों को मर्ज करके एक ही ग्रुप बना ले, क्यों, दोनों ही लोअर फंगी हैं, दोनों के हाइफे कैसे हैं, ए सेप्टेट, और दोनों एक्वेटिक हैं, पानी में मिलते हैं। और पानी में ये जो हाइफे बिना सेप्टे वाले हाइफे होते हैं ना, ऐसा लगता है कोई एल्गी जैसे दिखते हैं, क्योंकि एल्गी जरूरी थोड़ी कि ग्रीन होती है, ब्राउन एल्गी भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्राउन एल्गी जैसी नजर आती हैं ये दोनों ही फंगी, ऊमाइस्टीज ग्रुप भी और जाइगोमाइस्टीज भी। तो इनको क्या किया गया कि दोनों ग्रुप को मिला के एक ही ग्रुप में रख दो भाई। और क्योंकि ये ग्रुप दोनों ही एल्गी जैसी दिखने वाली फंगी है, तो दोनों को बोल देते हैं फाइकोमाइस्टीज। फाइको वर्ड किससे जुड़ा होता है, एल्गी से। तो एल्गी जैसी दिखने वाली फंगी, और इस तरह से एनसीईआरटी ने एक आपको बताया है फाइकोमाइस्टीज ग्रुप, फिर दूसरा एस्कोमाइस्टीज, तीसरा बेसिडियोमाइस्टीज, और चौथा ग्रुप क्या बताया है, ड्यूट्रोमाइस्टीज। बात तो वही है, लेकिन अब हमें फाइकोमाइस्टीज के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम दोनों ग्रुपों के बारे में मिला के बताना पड़ेगा। कैसे, कि दोनों के हाइफे कैसे हैं, एसेप्टेट हैं, सिनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप के हाइफे हैं, ये तो मॉर्फोलॉजी बता दी। फिर आप बताओगे दोनों, ऑफ कोर्स फाइकोमाइस्टीज एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, ये भी हमने बता दी। फिर हम बताएंगे कि इनके एसेक्सुअल स्पोर 2 तरह के पाए जाते हैं इस ग्रुप में। एक तो
जू स्पोर पाए जाते हैं और दूसरे स्पोरेंजियोस्पोर भी पाए जाते हैं, तो ये दोनों मिला के बताने पड़ेंगे। फिर ये भी कहोगे आप कि इनमें सेक्सुअल स्पोर भी दो तरह के पाए जाते हैं, oospore भी बनते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, और जाइगोस्पोर भी बनते हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं। अब क्यों डिप्लॉइड होते हैं? क्योंकि जाइगोट से डायरेक्ट ये स्पोर बनते हैं बिना मियोसिस के। तो मियोसिस कहाँ होगी? इन्हीं स्पोर के अंदर होती है। तो ये सब कुछ मर्ज करके एनसीईआरटी ने फाइकोमाइस्टीज को एक्सप्लेन किया है। रही बात एग्जाम्पल फाइकोमाइस्टीज के, तो चार हो जाएंगे, अल्बगो भी, फाइटोप्थोरा भी, राइजोपस भी और म्यूकर भी, इन चारों को मिला के फाइकोमाइस्टीज के अंदर आप एग्जाम्पल में रख दोगे, और बाकी ये हमने सेपरेट बताए हैं। तो इस तरह से अब हम इसको अच्छे से करेंगे। तो फंगी किंगडम जो है बड़ा साफ सुथरा, तो चार ग्रुप में, चार इसकी क्लासिफिकेशन जो करोगे आप, कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर, इनके आधार पे क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन में फंगी किंगडम को हम चार ग्रुप में बांट देते हैं। एक है फाइकोमाइस्टीज हो गया, दूसरा एस्कोमाइस्टीज हो गया, तीसरा बेसिडियोमाइस्टीज हो गया, और चौथा ग्रुप हो जाएगा ड्यूट्रोमाइस्टीज। अब बेटा क्वेश्चन ध्यान रखने क्या क्या आएंगे, ध्यान रहे। फाइकोमाइस्टीज को कॉमनली क्या बोलते हैं? एल्गल फंगी, इसको बोलते हैं एल्गल फंगी। एस्कोमाइस्टीज को बोलते हैं सैक फंगी, मतलब इसमें एक बोरी जैसा, बोरी जैसे बोरी होती है ना, ऐसे बोरी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सैक, तो इसलिए हम बोलते हैं सैक फंगी बोला जाता है। और इसको बोलते हैं क्लब फंगी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई कंपटीशन में, क्लब फंगी किसको बोला जाता है? बेसिडियोमाइस्टीज ग्रुप को। और क्योंकि फोर्थ ग्रुप जो बनाया है ये बिल्कुल सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट है, तो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट फंगी नाम रखा गया है।